एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आई होप कि लास्ट का 2 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखियो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 1526 आप मार्क करके रख सकते हो। बट ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंटायर क्वेश्चन है ना, ये आपका मुगल एम्पायर से आया है और मुगल एम्पायर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, तो आपको फाउंडर पता होना चाहिए। तो इसका जो फाउंडर है ना, उनका नाम था बाबर। अब बाबर बेसिकली कहाँ के थे? तो महज 11 साल के उम्र में ना, 11 ईयर्स के उम्र में ये फरगना के राजा बने थे, फरगना के किंग बने थे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियली बाबर भारत में आने से पहले बाबर कहाँ का राजा था? तो ये फरगना का राजा था। दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज आपसे कभी कभी पूछता है कि मुगल्स कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुगल्स को हम लोग चागताई टर्क्स भी बोलते हैं, चागताई टर्क्स। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तीसरा जो आपको फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए ना, कि जब हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं ना, तो मुगल एम्पायर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर मुगल्स, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। देखिए, मुगल एम्पायर्स के लिए ना दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ग्रेटर और लेटर मुगल्स की बात करें, तो ग्रेटर मुगल्स का जो टाइम पीरियड है ना, वो आपको याद रखना है। ग्रेटर मुगल्स का टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1526 टू 1707 AD। और इसी ग्रेटर मुगल्स में हम लोग बहुत शानदार शानदार या इम्पोर्टेंट राजा के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बाबर हो गया, बाबर का बेटा हुमायूं हो गया, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये 7 राजा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर मुगल्स में। और दूसरा जो पार्ट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। और ये लेटर मुगल्स शुरू कब हुआ था? तो इट स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब आपका 1707 AD में मर गया था। और इसके बाद जितने भी राजा आना शुरू हुए ना, वो सारे के सारे राजा कैसे थे? तो वो वीक रूलर थे। तो मुगल्स में जितने भी वीक रूलर्स आना शुरू हुए ना, उनको हम लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। और इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना है, 1707 से 1857 AD। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि इब्राहिम लोदी से रिलेटेड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर के ठीक पहले भारत में जो पीरियड चल रहा था ना, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए, तो ये 1206 से शुरू हुआ और ये फाइनली कब खत्म हुआ? 1526 AD। अब किस तरह खत्म हुआ? तो देखो, 1526 AD के टाइम में ना, जो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में था, उस डायनेस्टी का नाम था लोदी डायनेस्टी। और इसी लोदी डायनेस्टी के जो लास्ट राजा थे, लास्ट रूलर, उनका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब 1526 में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर, इनके बीच में एक बैटल होता है जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? इब्राहिम लोदी के हारने के बाद इंडिया में एक नया पीरियड शुरू होता है और उस पीरियड को हम लोग मुगल पीरियड या मुगल एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, बाबर से हमको कुछ इंपॉर्टेंट बैटल भी याद रखना है। ओके,
बाबर की जब भी हम बात करते हैं ना, तो बाबर का जो टेन्योर है वो टेन्योर आपका 1526 से लेके 1530 तक है। अभी जो 4 साल का पीरियड है ना, इस 4 साल के पीरियड में बाबर ने क्या किया है, इंडिया में सिर्फ बैटल लड़े हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट बैटल्स के बारे में भी पता होना चाहिए रिगार्डिंग बाबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे 1526 में पहला बैटल हमने देख लिया, दैट वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसी तरह क्या होता है 1527 में एक और इम्पोर्टेंट बैटल आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ खानवा के नाम से जानते हैं। और ये बैटल किसके किसके बीच हुआ था, तो ये बैटल हुआ था आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में। ओके, उसी तरह 1528 में क्या है, 1528 में और एक इम्पोर्टेंट बैटल हुआ था, जिसको हम लोग बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जानते हैं। और ये बैटल हुआ था आपका मेदिनी रॉय और बाबर के बीच में। और ये जितने भी बैटल्स आप देख रहे हो ना, सब बैटल में जीता कौन था, तो बाबर जीता था। तो यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ रहेगा आपके लिए, और आगे जितना भी इन्फॉर्मेशन बचा रहेगा वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन, भारत का पहला सभ्यता दैट हैड सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो देखिए ये आंसर हम लोग सीधा सीधा इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन मार्क कर सकते हैं। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो एंटायर सिविलाइजेशन है, इसका जो टाइम पीरियड दिया जाता है ना, दैट इज अराउंड 2500 बीसी टू 1750 बीसी। ओके, और यही सभ्यता को हम क्या बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो एन अर्बन सिविलाइजेशन। इसको हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब अर्बन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना, या इस सिविलाइजेशन में हमको बहुत शानदार शानदार डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इन्हीं डेवलपमेंट की वजह से हम इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, तो इस सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था ना, ये आप बोल सकते हो कि उस समय का एक हाईली डेवलप्ड प्लानिंग था, या हाईली डेवलप्ड हम लोगों ने चीजें यहाँ पे बनाई थी। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से और जो चीजें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इस सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली बार किसने बोला था या किसने कॉइंड किया था कि ये सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो आपको नाम याद रखना है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वो इंसान थे जिसने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था। अब देखिए जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन दो टाइप का आता है। वो किस तरह का आता है, तो एक जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, वो मिलता है इंपॉर्टेंट साइट से। इंपॉर्टेंट साइट्स मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना हमको बहुत सारे साइट्स मिले हैं या बहुत सारे सिटीज मिले हैं, जिससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जब भी हम इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे ना, हम इम्पोर्टेंट साइट्स को कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन में डिवाइड कर लेंगे। जैसे आपको सबसे पहले साइट का नाम पता होना चाहिए कि वो साइट कौन सा है। दूसरा चीज, उस साइट को खोजा किसने है, तो एक्सकैवेटेड बाय, किसने खोजा है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या ये साइट किसी रिवर बैंक के आसपास है, अगर है तो उस रिवर का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और चौथा डायमेंशन जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस साइट से इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स या इम्पोर्टेंट चीजें हमको क्या क्या मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक
हम बात करते हैं हड़प्पा का। फॉर एग्जांपल हड़प्पा एक इम्पोर्टेंट शहर है हमारे यहाँ का, इस सिविलाइजेशन का। एक्सकैवेटेड बाई, अब हड़प्पा को खोजा किसने है, तो इसको खोजा है दयाराम साहनी ने। और ये कब खोजा गया था, तो ये 1921 में। ईयर भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा कब मिला था हमको, तो 1921 में। तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि रिवर बैंक, जैसे हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो रावी नदी के तट पे ये है। और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स में जैसे आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा से हमको कॉफिन ब्यूरियल का एविडेंस मिला हुआ है, कॉफिन ब्यूरियल्स का एविडेंस मिला हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ से हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी एविडेंस मिला हुआ है। तो इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ना होगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जहाँ पे हर साइट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम, कौन से साल में खोजा गया था, या हड़प्पा कौन से रिवर बैंक के पास है, या हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या फीचर्स के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स के ऊपर था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाउन प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो आपको ये याद रखना है ना कि जो टाउन प्लानिंग है ना, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का बेसिकली हॉलमार्क है। टाउन प्लानिंग वाज द हॉलमार्क ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे, तो देखो क्या होता था ना उस समय। फॉर एग्जांपल समझो ये हमारा हड़प्पा सिटी है, ये हमारा हड़प्पा सिटी है। तो जब आप हड़प्पा सिटी को देखोगे ना, तो इस सिटी में आपको दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक जो स्ट्रक्चर बनता था वो वेस्टर्न पार्ट में बनता था, और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता था वो सिटी के ईस्टर्न पार्ट में बनता था। अब वेस्टर्न पार्ट में जो स्ट्रक्चर बनता था ना, उसको हम लोग बोलते थे सिटाडेल। और इस सिटाडेल में आपको कैसा बिल्डिंग देखने को मिलेगा, तो इस सिटाडेल में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हमको देखने को मिलता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होते थे वो आपके सिटाडेल में देखने को मिलता था। और ईस्टर्न टाउन में क्या देखने को मिलता था, तो ईस्टर्न टाउन में आपको, या ईस्टर्न पार्ट में आपको नॉर्मल टाउन देखने को मिलता था। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पन सिटी या हड़प्पन टाउन जो था ना, वो बेसिकली 2 लेयर टाउन प्लानिंग था। तो जितने भी हमको एविडेंस मिले हैं हड़प्पन सिटी का, हर हड़प्पन सिटी को 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल और ईस्टर्न पार्ट में नॉर्मल टाउन। बट यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच इज द ओनली इंडस साइट या इंडस सिटी टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 लेयर टाउन प्लानिंग है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में है। तो धोलावीरा में क्या होता था, तो धोलावीरा में देयर इज बेसिकली 3 लेयर ऑफ टाउन प्लानिंग। ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है, 3 लेयर ऑफ टाउन प्लानिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अब मान लीजिए यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि विच इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सबसे बड़ा जो शहर हमको मिला है ना, दैट इज योर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और यहीं पे अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछ ले, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका लोथल। देखिए लोथल को हम लोग मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं, मिनी हड़प्पा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से टेक डाउन करके रखना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि बाबर वाज कंसिडर्ड अ गाजी आफ्टर विनिंग विच बैटल। तो देखिए ये बाबर के बैटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, बाबर के चारों बैटल को हम लोग अच्छी तरीका से यहीं पे समझ लेते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर एग्जाम में अगर बैटल से रिलेटेड, बाबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। तो देखिए बाबर का जो सबसे पहला बैटल है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट
बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था ये? 1526। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, अब देखिए ये बैटल में ना, ये बैटल के पहले ऐसा माना जाता था ना कि इब्राहिम लोदी जो है ही वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन एशिया। एशिया में सबसे पावरफुल रूलर यही था। तो फिर सवाल उठता है कि बाबर ने किस तरह इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो देखिए यहाँ पे ना बाबर ने बहुत ही शानदार वॉर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब वो वॉर स्ट्रेटेजी क्या है? उस वॉर स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं तुलुगमा। तुलुगमा बेसिकली क्या होता है ना कि अपने आर्मी को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ी में या छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वॉर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। सेकंड इंपॉर्टेंट आउटकम जो यहाँ पे याद रखना है आपको कि इसी बैटल में क्या हुआ था, बाबर ने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था इन कैनन। तो तोप खानों में या तोपों में बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? गन पाउडर का। तो फर्स्ट बैटल पानीपत से आपको ये दो चीजें याद रखना है, तुलुगमा और गन पाउडर इन कैनन। ठीक है, अब बाबर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल है वो कब हुआ था? 1527 में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं। ठीक है, और ये बैटल हम लोगों ने पढ़ा कि ये हुआ था आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब देखिए 1527 में ना राणा सांगा वाज अ थ्रेट टू बाबर, क्योंकि राणा सांगा जो है ना वो इब्राहिम लोदी से भी पावरफुल था। ठीक है, राजपूत रूलर, सम्मान वाला इंसान। एक्चुअली में क्या था ना कि आपको याद रखना है कि 1517 के आसपास एक बैटल आपको याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली, और ये बैटल हुआ था आपका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस बैटल में क्या हुआ था, राणा सांगा ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और हरा के इनको जेल में बंद कर दिया था। तो बाबर को ये लगा ना, या बाबर की जो आर्मी है, जो सेना है, उनको ये लग रहा था कि जब ये इंसान इब्राहिम लोदी को हरा सकता है तो ये हमें भी हरा सकता है। ठीक है, बहुत पावरफुल राजा था ये। तो बाबर की आर्मी ने ना डिसाइड किया कि वो लोग राणा सांगा के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। तो अपने आर्मी को मोटिवेट करने के लिए ना बाबर ने क्या किया, बाबर ने, आपको याद रखना है कि इसी बैटल में बाबर ने जिहाद का स्लोगन दिया था, जिहाद का नारा लगाया था। और इस बैटल में एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि बाबर वाज एबल टू डिफीट राणा सांगा, और राणा सांगा को हराने के बाद बाबर ने एक टाइटल अज्यूम किया था। वो टाइटल किसका था? तो गाजी का था। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो बैटल ऑफ खानवा हो जाएगा। सिमिलरली क्या है कि बैटल बाबर का जो तीसरा इंपॉर्टेंट बैटल आपको याद रखना है, उस बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। वो हुआ था आपका 1528, बैटल ऑफ चंदेरी। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था। अब इस बैटल का आउटकम क्या है कि देखिए बाबर की जो आर्मी है ना, जब वो मेदिनी रॉय के फोर्ट में, मेदिनी रॉय के किले में जब उन्होंने एंट्री किया ना, तो उस किले में जितने भी मेल मेंबर्स थे, बाबर की आर्मी ने उन सारे मेल मेंबर्स को मारना शुरू किया, और जितने भी फीमेल्स थे, महिलाएं लोग थी, उनको छोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना महिलाओं को ये लगने लगा कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। एंड एज अ रिजल्ट क्या था कि मेदिनी रॉय के फोर्ट में जितने भी वुमेन्स थे, यहाँ पे उन लोगों ने एक ट्रेडिशन परफॉर्म किया, और उस ट्रेडिशन को हम लोग बोलते हैं जौहर। ठीक है, तो बैटल ऑफ चंदेरी का आउटकम क्या है? तो यहाँ की चंदेरी के किले में या चंदेरी के फोर्ट में महिलाओं लोगों ने क्या परफॉर्म किया था? जौहर परफॉर्म किया था। अब बाबर के टाइम का जो लास्ट बैटल है दैट इज 1529, उसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, और ये बैटल हुआ था आपका बाबर और अफगान्स के बीच में। ठीक है, अफगान्स के बीच में। यहाँ पे अफगानी लीडर कौन थे? तो उनका नाम था महमूद लोदी।
और इस महमूद लोदी को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो इस महमूद लोदी को बंगाल का सल्तनत सपोर्ट कर रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ नुसरत शाह। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। तो ये 4 बैटल आपको याद रखना है रिगार्डिंग बाबर। ओके, कभी भी क्वेश्चन इस बैटल से किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और अब इस क्वेश्चन मतलब बाबर के बैटल से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, बेगम हजरत महल वाज द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ डैश लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ इन मे 1857। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आया है ये आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से आया है। और रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी कहाँ से आया है? तो वह यहाँ पे एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट सेंटर्स एंड देयर लीडर। तो इम्पोर्टेंट सेंटर्स एंड देयर लीडर जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ से हमको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो जैसे आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स पता होना चाहिए और वहां पे इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ, ये चार्ट के हिसाब से आपको याद रखना है। जैसे सेंटर्स, इम्पोर्टेंट लीडर, और ये सेंटर में ना किस ब्रिटिश ऑफिसर ने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, तो इसके सप्रेसर को भी आपको याद रखना है। तो ये 3 डायमेंशन में आपको चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जो दिल्ली सेंटर था, तो दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर कौन था? तो यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखना है। एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका नाम था सूबेदार भक्त खान। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे? दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 को चला रहे थे। बट फाइनली क्या हुआ, जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ पे रिवोल्ट को सप्रेस किया उनका नाम क्या था? जॉन निकोलसन। तो जॉन निकोलसन का नाम भी आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन चला रहा था? तो उनका नाम है बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। और यहाँ पे जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको सप्रेस किया था उसका नाम क्या था? तो हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। सिमिलरली आपसे कानपुर के बारे में भी पूछ सकता है कि कानपुर में लीडर कौन था? तो कानपुर में लीडर थे साहेब नाना साहेब। और यहाँ पे जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको सप्रेस किया था उसका नाम क्या था? कोलिन कैंपबेल। एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया है झांसी। तो झांसी, और इसके साथ साथ आपको ग्वालियर भी याद रखना है। तो झांसी और ग्वालियर में मूवमेंट कौन चला रहा था? तो आंसर है लक्ष्मीबाई झांसी में, और ग्वालियर में कौन थे? तो तात्या तो। ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट को या रिवोल्ट ऑफ 1857 को झांसी में किसने सप्रेस किया था? तो उनका नाम है जनरल ह्यू रोज, जनरल ह्यू रोज। तो इस तरह से ना आपको इम्पोर्टेंट सेंटर पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट सेंटर का लीडर पता होना चाहिए, और उस सेंटर में रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने सप्रेस किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि लखनऊ में रिवोल्ट ऑफ 1857 को कौन चला रहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेगम हजरत महल जो थी ना, ये किसकी वाइफ थी? तो ये अवध के नवाब की वाइफ थी।
अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी ये बेगम थी हजरत महल। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू कब हुआ था। तो डेट आपको याद रखना है कि ये शुरू हुआ था आपका 10th ऑफ मई 1857 को। ओके। मोर ओवर कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ तो उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब भी हम पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस या मेन टॉपिक हमको क्या यहाँ पे देख के जाना है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स एंड देयर लीडर्स। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905। तो देखो, गवर्नर जनरल से ना, यहाँ पे एक टॉपिक अपने कॉपी में लिख के रखना कि आपको इम्पोर्टेंट इवेंट, और इस इम्पोर्टेंट इवेंट के टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वाइसरॉय कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। उसी तरह अगर आपसे पूछता कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके इनके टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। एक और क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट इवेंट और उस इवेंट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए। तो देखो 1899 में क्या हुआ ना, 1899 में भारत में एक व्यक्ति आता है, एक इंसान आता है जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन क्या, आते ही इसने क्या देखा ना कि बंगाल जो है ना, बंगाल वाज द एपिसेंटर ऑफ नेशनलिज्म। बंगाल जो था वो राष्ट्रवाद का एपिसेंटर था, या नर्व सेंटर भी आप बोल सकते हो। पूरे भारत में जो राष्ट्रवाद निकल रहा था ना, वो बंगाल से ही निकल रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या डिसाइड किया ना कि ये बंगाल को कमजोर करेंगे, बंगाल को वीकन करेंगे। अब बंगाल को कमजोर कैसे किया जाए, तो बंगाल को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने प्रपोजल दिया बंगाल के पार्टीशन का। और लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था कि बंगाल जो है ना वो बहुत बड़ा है, और सिंस बहुत बड़े होने की वजह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। और सच में उस समय का बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर आप उस समय का बंगाल देखो तो आज का प्रेजेंट डे पूरा वेस्ट बंगाल होगा, बांग्लादेश होगा, असम, बिहार, उड़ीसा, और कुछ पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ का भी। तो ये पूरा एरिया मिला के आपका बंगाल रीजन था। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि सिंस बंगाल इतना बड़ा है तो यहाँ पे इसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने में हमको तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम बंगाल का पार्टीशन करना चाहते हैं। अब हुआ क्या ना कि 1903 में 1903 में क्या हुआ, हमको अनऑफिशियली पता चल जाता है कि लॉर्ड कर्जन क्या करने वाले हैं, बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। और 1903 से क्या होता है ना कि बंगाल में एक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू करने में ना बंगाल में दो बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और दूसरे का नाम था कृष्ण कुमार मित्रा। ठीक है। इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से आप बोल सकते हो कि बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा था जिसको हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट बोलते हैं। अब ये दोनों ये मूवमेंट चला कैसे रहे थे, तो ये लोग ना, इनका कुछ फेमस न्यूज़पेपर आपको याद रखना है जिसमें ये लोग शानदार शानदार आर्टिकल लिखते थे। जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर था वो था द बंगाली,
उसी तरह कृष्ण कुमार मित्रा का 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, एक था संजीवनी और दूसरा आपका हिताब्दी। तो ये 2 न्यूज़पेपर से ये लोग क्या कर रहे थे, पूरे बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे थे। बट फाइनली क्या देखा गया ना, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किस दिन हुआ था, तो आंसर विल बी 16 अक्टूबर 1905। और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो क्या हुआ, भारत में ना या बंगाल में पर्टिकुलरली एंटी पार्टीशन मूवमेंट से ही एक मूवमेंट निकल कर आता है बाहर, जिसको हम लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का जो आउटकम है या जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, इंडिया के कल्चर को रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। इंडिया के कल्चर को रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले इसने किया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से टेक डाउन करना है। अब देखिए 1905 में ना, ठीक इसके एक साल बाद 1906 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था। वो क्या था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हो गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बना दिया गया था। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया कहाँ पे गया था, तो ढाका में। अब इसके फॉर्मेशन से ना आपको 2 लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम याद रखना है। एक है आपका आगा खान, दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह और तीसरा इंसान जो है उसका नाम है मोहसिन उल मुल्क। तो इन 3 लोगों की वजह से क्या होता है कि ढाका में हमको मुस्लिम लोग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना तो उस समय भारत का वाइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये आपका होमवर्क है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो 1905 में, और जब हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अब 1911 में क्या हुआ ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील भी कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाया गया तो उस समय बंगाल का या उस समय पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब हटाया गया तब कौन थे, लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब लगाया जाता है, जब किया जाता है, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और जब हटाया गया तब कौन थे, लॉर्ड हार्डिंज। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद करके रखना है फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोगों ने क्या किया है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रखा है आज के लेक्चर के ऊपर। तो इसका आप लोग सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन पे प्लीज आंसर दे देना। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा आ रहा है, लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। इसी तरह हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके पास। एनटीपीसी तक ये लेक्चर हमारा रेगुलर बेसिस पे चलेगा, एक सफर की तरह है, ठीक है। ये सफर 2 दिन पहले आपका और हमारा शुरू हुआ है और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाता ये सफर इसी तरह हम लोग चलाते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व करना और बताना कि आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। टेक केयर।